एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये NCERT का है। अगर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप भी टारगेट बनाए हुए हो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जितने भी हम आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 100% गारंटी है कि इस बार भी ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आप सभी के साइंस का, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट से है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी NCERT बुक से है और आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ NCERT बुक से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रकाशन के बुक से क्वेश्चन नहीं आते। और यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि सभी लोग, ठीक है, अन्य प्रकाशन से आप सभी को पढ़ा रहे हैं अपने व्यूज के लिए। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है, आप लोग सावधान हो जाइए। ऐसे YouTube चैनल से मत पढ़िए जो आप सभी को NCERT के अलावा अदर प्रकाशन के क्वेश्चन को प्रोवाइड कर। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आएगा। वह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसका आप सभी को रासायनिक समीकरण भी बताएंगे और रासायनिक समीकरण कैसे होता है, ठीक है, ट्रिक से कैसे करें और रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। आपको केमिस्ट्री बिल्कुल सरल लगने लगेगी, बिल्कुल इजी लगने लगेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सूत्र बताते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4, ठीक है, और यहाँ पे 1/2H2O। ये जो सूत्र है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक जो नाम होता है तो यहाँ पे देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या एक और इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और ये जो सूत्र है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये क्या है? सूत्र है, और ये इसका रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सभी को सूत्र और नाम बता दिए, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि। तो यहाँ पे आप सभी को हेडिंग डाल देना। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस तरह से होता है, और इसके बाद हम आप सभी को इसकी रिएक्शन पूरी बताएंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और ट्रिक से कैसे रिएक्शन को करें जिससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे निर्माण की विधि हेडिंग डालना है आप सभी को, और इसमें लिखना है जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, अर्थात इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। तो यहाँ पे जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तब क्या होता है कि इसमें ये क्या हो जाता है? निर्जलीकरण के द्वारा, यानी कि जब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए ये निर्जलीकरण क्या होता है, ठीक है, यानी कि
जिन पदार्थों में से, ठीक है, जिन पदार्थों में से जो जल होता है यानी H2O जो होता है वो निकल जाता है, उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा नहीं रहेगी, उसमें से जल क्या हो रहा है, निकल जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिप्सम के द्वारा। तो यहाँ पे ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि। अब इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बन रहा है, उसके रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम से हमें क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। तो सबसे पहले आप सभी को जिप्सम का यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को रिएक्शन हेडिंग डालना है, तो ASO4 और यहाँ पे 2H2O। अब ये किसका सूत्र है, तो जिप्सम का सूत्र है वो। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे तीर की निशान लगाना है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है 120 डिग्री सेल्सियस ताप, और यहाँ पे अगर केल्विन में ताप नापे तो ठीक है, तो ये 373 केल्विन पर बन रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को इस तरह से लिख देना। इसके बाद देखिए अब ये जिप्सम से क्या प्राप्त हो रहा है, निर्जलीकरण के द्वारा, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4। ठीक है, और यहाँ पे हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और प्लस इसमें से क्या हो रहा है कि जल निकल रहा है यानी निर्जलीकरण हो रहा है जल का। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 3/2H2O। अब यहाँ पे देखिए ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन इसको बैलेंस करना है, यानी कि यहाँ पे इधर जो H2O की संख्या है यानी 2H2O है, क्या इधर भी ये जल की संख्या बैलेंस है, इसको किस तरह से आप सभी को करना है अब यहाँ पे हम आप सभी को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जल की संख्या वो H2O यानी 2H2O है। ठीक है, कितना है, 2H2O। इसके बाद यहाँ पे तीर के निशान के बाद इधर जो जल की संख्या, दोनों तरफ की जल की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर कितना है, और यहाँ पे देखिए 1/2 है, और प्लस यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जल की दोनों संख्या है, दोनों की संख्या हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस की चिन्ह है यहाँ पे हमने लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इन दोनों का हर जो है वो समान है यानी 2, और बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। तो ये कट गए, यानी कि ये कितने बार में कट गए, 2 से 2 बार में कट गए। ठीक है, 2 दूना के 4। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो H2O की संख्या वो कितना हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे H2O की संख्या कितना हो गया, 2H2O। यानी कि दोनों तरफ जो H2O की संख्या है, ठीक है, जल की संख्या दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो इस तरह से ये जो हमारा रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे और आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसे तैयार कर लो। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आप सभी का नहीं आया हो। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से इसे तैयार कर लो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए जो ये प्राप्त हुआ है ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया, क्योंकि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बना रहे हैं। तो इसका हम नाम लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बाकी ये जो है ये जल है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग भी पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, इसका उपयोग आप सभी लोग देखते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या वो सच में प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर कोई भी, ठीक है, इंसान का अगर हाथ, जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कि व्हाइट एक प्लास्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो वो प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग यानी कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भी उपयोग है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यानी कि अम्ल अथवा क्षार की आधुनिक परिभाषा क्या होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषा देखेंगे, यानी अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। तो यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनिक होकर यानी कि टूट करके, ठीक है, वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन यानी H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पे प्लस देते हैं, ठीक है, उसी को अम्ल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित होकर के टूट करके, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ देते हैं, उसी को अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में यानी अम्ल कौन से पदार्थ हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे यानी कि अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल वो HCl है। इसके अलावा H2O है, ठीक है। H2O का रासायनिक नाम क्या है, यानी H2O को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, अम्ल है। और भी अम्ल होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आप सभी को यानी कि अम्ल का रिएक्शन किस तरह से होता है, ये अपने आयनों में किस तरह से टूट रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो तीर की निशान होता है ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, यानी कि हम इस पदार्थ से जो चीज बनाएंगे उस चीज से भी इस पदार्थ को फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय अवक्रिया का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए HCl जो है ये किस तरह से अपने जलीय विलयन में आयनित होगा। तो यहाँ पे H+ होगा यानी H+ आयन में टूटेगा और प्लस यहाँ पे Cl पे माइनस होता है तो Cl पे माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, अम्ल का रिएक्शन है। तो आप लोग इसे तैयार कर लो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार भी पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में आयनित होकर के यानी टूट करके वियोजित होकर के, ठीक है, यहाँ पे वियोजित होकर के हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH पे माइनस देता है, उसी को क्षार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षार जैसे उदाहरण में कौन से पदार्थ क्षार होते हैं। तो यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। KOH क्या है, क्षार है, ठीक है। NH4OH यानी कि यहाँ पे NH4OH क्या है, ये क्षार है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे NaOH यानी यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसके बाद यहाँ पे उत्क्रमणीय अवक्रिया की यहाँ पे सिंबल रहेगा। तो यहाँ पे सोडियम पे क्या होता है कि 1+ होता है, तो ये अपने आयनों में टूट रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे OH पे माइनस। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, OH पे माइनस यानी ये क्या है, क्षार है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देता है, ठीक है। तो ये हो गए क्षार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। तो इसलिए जितने भी हम क्वेश्चन आप सभी को, जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन क्लास 10 के आज सब्जेक्ट की स्टडी हमारे चैनल से होती, जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताते हैं सभी NCERT का होता है और 100% गारंटी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपे रहेंगे और 100% गारंटी कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करोगे तभी जाके आपका जो टारगेट है 95% का वो पूरा हो पाएगा, ठीक है, और आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए, ठीक है, तथा इसके बनाने की जो विधि है उसका केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आप सभी को बनाने की विधि को भी बताएंगे। और यहाँ पे देखिए जो खाने का सोडा है इसको और भी नाम से जाना जाता है, वो है बेकिंग सोडा, यानी खाने के सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले खाने की सोडा का जो रासायनिक नाम तथा इसका अणु सूत्र होता है, ठीक है, वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम आप सभी को इसके बनाने की विधि और रिएक्शन काफी सरल तरीके से बताएंगे जिससे आपको देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 50 लाइक जरूर दीजिए, सिर्फ आप लोग 50 लाइक, ज्यादा लाइक हम आप सभी के नहीं करें। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप लोग तो बिना कहे लाइक करोगे और शेयर करोगे, तो इसलिए सिर्फ आप लोग 50 लाइक कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एक बार सिर्फ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हम आप सभी को
बता दें कि 100% गारंटी, अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो 95% लाकर बोर्ड एग्जाम में पक्का टॉपर बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा खाने की सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बाद इसका अणु सूत्र क्या होता है, यानी खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है NaHCO3। ठीक है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए खाने के सोडा को, यानी इसी को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ये कैसे बन रहा है यहाँ पे हम आप सभी को रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी की क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री को पूरी चैप्टर को हम पढ़ा चुके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था और ये रह गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसे भी आप सभी को बता दें। ठीक है, और इसके बाद हम आप सभी को बता दें कि फिजिक्स में, यानी कि पूरे जो आपके साइंस का फिजिक्स पार्ट है उसमें से हमने 5वां चैप्टर यानी पूरे चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, और 5वां चैप्टर को हम आप सभी को भी कल ही बताए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लो। और साइंस, आपका जो साइंस का एक पार्ट जीव विज्ञान है उसके भी हमने पार्ट 1 को समाप्त कर चुका है, यानी सबसे ज्यादा तेजी से स्टडी हमारे चैनल से हो रही है। तो अब आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए ऐसा आप लोग चैनल से पढ़िए जो काफी तेजी से स्टडी कराता हो, और आपके पास समय बहुत ही कम महीनों बचा है, तो इसलिए उन महीनों में आपकी पूरी सिलेबस पूरा हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल पे सबसे तेजी से स्टडी कराई जा रही है। आप लोग जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम आएगा तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स भी बताए जाएंगे जिससे कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कमजोर छात्र भी बोर्ड एग्जाम में कम पढ़ाई करके एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा की बनाने की जो विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोगशाला में, यानी कि जो खाने की सोडा है बेकिंग सोडा वो प्रयोगशाला में बन रहा है। तो प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट किसके द्वारा बन रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इसके द्वारा क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जली विलयन में, यानी अब यहाँ पे देखिए जली विलयन बोल दिया ना, तो इस रिएक्शन में आप लोग जल को जरूर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडे जली विलयन में CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, किसको, खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा को, यानी प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो ये तो रहा खाने की सोडा की बनाने की विधि। अब इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन हेडिंग डाल देना है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने बताया कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो हमने आप सभी को बताया था वो क्या था, Na2। ठीक है, और यहाँ पे CO3। अब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ठंडे जली विलयन, तो यहाँ पे हमें जल को भी लेना है H2O प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यानी कि CO2। इसके बाद यहाँ पे तीर की निशान। ठीक है, इसके बाद ये क्या बन रहा है, तो ये जो बन रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, यानी इसका सूत्र NaHCO3 है। तो यहाँ पे NaHCO3 यानी कि यहाँ पे क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा है, यानी बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। सोडा। ठीक है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो यहाँ पे हमने आप सभी को बताया। तो इसे भी आप लोग इसी जगह लिखकर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि खाने का सोडा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, किस तरह से ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम की संख्या है वो 2 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 लगा है तो सोडियम की संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम इधर सोडियम की संख्या को 2 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सोडियम की संख्या को 2 कर दिया।
यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो ये सोडियम की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे सोडियम के आगे 2 लगा दिया, ठीक है, यानी यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या एक यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो कार्बन की संख्या भी 2 हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 लगा, 3 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ से 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया धावन सोडा। धावन सोडा से हमने खाने का सोडा बनाया है, यानी सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि यही है। तो आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो। ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई भी पेपर नहीं है बोर्ड एग्जाम की जिसमें ये क्वेश्चन जितने भी बताए वो नहीं आया हो, ठीक है। यानी हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका 10 से 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे जो आप सभी को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ये आप सभी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से है, ठीक है, जो कि आपके साइंस का पार्ट एक है फिजिक्स, यानी फिजिक्स के वैद्युत चैप्टर से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में वैद्युत चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये क्वेश्चन जितने भी है एनसीईआरटी बुक से है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक के ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन तैयार कीजिए सिर्फ एनसीईआरटी का ही तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, और इस बार भी 100% गारंटी है, पक्का आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन पे इसके सूत्र जो होता है उस पे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी अक्सर आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 बेनिफिट होंगे, यानी आप लोग ओम का नियम तैयार कर लोगे और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल के लगाने के लिए आप लोग यहाँ से सूत्र भी तैयार कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को समझाएंगे। तो यहाँ पे ओम के नियमानुसार, ठीक है, यदि किसी चालक की, यानी कि जो ओम का नियम है ये सिर्फ चालक तार के लिए या चालक के लिए ही सिर्फ लागू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी चालक हो गया, अब चालक क्या होते हैं, जिसमें जो करंट होता है, धारा, ठीक है, वो आसानी से प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक यहाँ पे चालक ले लिया, ठीक है, चालक पदार्थ ले लिया। अब चालक कौन कौन से होते हैं, जैसे, ठीक है, कई सारे चालक होते हैं, लोहा, ठीक है, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। इसमें करंट का जो फ्लो होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब यहाँ पे देखिए भौतिक अवस्था जैसे क्या हो गया, ताप, ठीक है, चालक का लंबाई, अब ये सब क्या होते हैं, भौतिक अवस्था होते हैं। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, किसी भी चालक का भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, ठीक है, लंबाई, ये सब नियत रखे, नियत का मतलब स्थिर रखे, ठीक है, स्थिर रखे, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन ना करे, ठीक है, इसका मतलब नियत का मतलब ये होता है। अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे भौतिक अवस्था में तो क्या होगा कि चालक में बहने वाली जो धारा होगा, यानी ये जो चालक है इसमें जो फ्लो हो रहा है धारा, करंट, ठीक है, आई, इसमें बहने वाली जो धारा इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, चालक में बहने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी इसके सिरों के बीच जो ये विभवांतर है V, ठीक है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल V, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे हमने सिंबल लगाया हुआ है, ठीक है, इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती इसको कहते हैं। यानी जहां पे भी आप लोग ये सिंबल देखोगे इसको क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे यही चीज इस तरह से होता, अगर यहाँ पे, ठीक है, जैसे कोई भी R हो गया और यहाँ पे प्रोपोर्शनल VY इस तरह से हो गया, तो अगर ऐसे है तो इसे व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ये इस तरह से है तो इसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि I प्रोपोर्शनल V, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि चालक में बहने वाली जो धारा I है, करंट, ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिखा है I, ठीक है, इसमें यानी कि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर V है इसके अनुक्रमानुपाती, तो जो धारा है ये विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। आप लोग इस सूत्र से बहुत ही सरल तरीके से इस ओम के नियम को तैयार कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देखिए जैसे
I प्रोपोर्शनल V। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल जो है इसको हटाने पर कोई ना कोई एक भौतिक राशि यानी कि एक नियतांक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नियतांक रखे जाते हैं जब ये प्रोपोर्शनल हटता है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हो गया I, ठीक है, और यहाँ पे बराबर, अब इस प्रोपोर्शनल के जगह पे हमने एक R रखा है जो कि नियतांक है। ठीक है, और इंटू V। इस तरह से जो ये R है ये क्या है, इस तरह से यहाँ पे हमने लिख देते हैं R बराबर नियतांक। तो ये R क्या है, नियतांक है। अब ये R क्या है यहाँ पे ये भी हम आप सभी को बता दें। तो ये जो R है ये चालक का विद्युत प्रतिरोध है। क्या है, चालक का विद्युत प्रतिरोध यानी कि विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ये कौन सा R जो है ये विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो I प्रोपोर्शनल V हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी लोग V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इस प्रोपोर्शनल को हटाने पर हमने बताया कि एक R नियतांक रखते हैं। तो यहाँ पे जो कि विद्युत प्रतिरोध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V, ठीक है, बराबर यहाँ पे R इंटू I। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर यहाँ पे जो I है, ठीक है, ये इसके क्या है R के इंटू में है। अब इधर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर की इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा V। ठीक है, और ये I इधर चला गया तो I इस तरह से, और यहाँ पे बचा क्या R। तो यानी कि आप लोग इसको लिख सकते हो कि R बराबर V बटे I। ठीक है, यानी कि R बराबर V बटे I। अब यहाँ पे R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, और V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यानी आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, और यहाँ पे I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे R बराबर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, या यहाँ इसी को ओम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे सूत्र इस तरह से हो गए। ठीक है, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ओम का नियम आएगा तो इसी तरह से लिखिएगा, टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आएगा। यह है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तथा उसका यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए पहले हम जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी चालक का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, ठीक है, उसी को चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये क्या करता है, जो धारा होता है विद्युत धारा, ठीक है, उसके प्रवाह को, उसके फ्लो का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, उसी को चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले ओम के नियमानुसार, जो हम आपको ऊपर ओम का नियम बताएं। ठीक है, ओम के नियमानुसार। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ओम के नियमानुसार क्या था, तो यहाँ पे था यानी कि प्रतिरोध R बराबर, ठीक है, विभवांतर V बटे I, जो हमने आपको ऊपर बताया। और यहाँ पे हम आपको ऊपर प्रतिरोध का मात्रक भी बता चुके, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, ये प्रतिरोध है विद्युत, और ये विभवांतर है, और ये धारा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, R बराबर, ठीक है, वोल्ट और डिवाइड एम्पियर। अब इसी को हम क्या कहते हैं, ओम। ठीक है, जो हमने आपको ऊपर बताया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को ई और यहाँ पे ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का ऋणावेशित कण होता है, तथा इसका जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। आप लोग इसे याद रखिए, क्योंकि
ये आपके न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ये किस तरह से आवेश होता है, कैसा आवेश, तो वो ऋणावेशित आवेश होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी कितना होता है एक अश्व शक्ति बराबर, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल में भी सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। आप लोग तैयार कर लो, इसको भी याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वेरी इंपॉर्टेंट कि विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए, ठीक है। विद्युत सामर्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा लिखने के लिए यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, यानी कि कोई भी ये विद्युत परिपथ है, इस तरह से कोई भी विद्युत परिपथ हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसमें धारा I फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी विद्युत परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें विद्युत जो ऊर्जा होता है उसके व्यय होने की दर यानी हो गया समय, ठीक है, यानी टाइम, यानी जो विद्युत ऊर्जा है उसके व्यय होने की जो समय है यानी जो दर है उसी को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विद्युत सामर्थ्य है, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य, जो विद्युत सामर्थ्य है उसे P से शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे P से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा डिवाइड समय, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि इसमें किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा की व्यय है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा हो गया और यहाँ पे दर मीन्स हमने बताया कि समय। तो यहाँ पे वही बताया कि विद्युत सामर्थ्य यानी यहाँ पे P बराबर ऊर्जा बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो, इस सूत्र से भी याद कर सकते हो कि ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। बहुत ही छोटा यहाँ पे हमने आप सभी को परिभाषा बताया, इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा विद्युत सामर्थ्य P बराबर ऊर्जा बटे समय। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई भी परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो आप लोग उसके साथ साथ उसका मात्रक जरूर लिखोगे और सूत्र, ठीक है, तभी आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्युत सामर्थ्य यानी P बराबर ऊर्जा बटे समय। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है, यानी कि P सामर्थ्य बराबर यहाँ पे जूल होता है इसका मात्रक, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी को हम कहते हैं वाट, यानी MKS पद्धति में विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो जूल बटे सेकेंड या इसी को वाट कहते हैं। तो आप लोग इसको तैयार रखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपके बोर्ड एग्जाम में सभी जितने भी क्वेश्चन बताए सभी आएंगे, तो आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 100% गारंटी है कि इस बार भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में छपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हुए, लेकिन जो प्रतिरोध का मात्रक होता है यानी कि यहाँ पे V बराबर क्या होता है I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बाई I, यानी R जो है यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे V का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, और यहाँ पे जो I का होता है वो एम्पियर होता है। तो यहाँ पे जो वोल्ट, ठीक है, बटे एम्पियर है, इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और ओम को कैसे शो करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ओम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है, और बाकी ये सब क्या है, अनराइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन अगर रहता है इसमें कि वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वोल्ट बटे अगर ओम ना रहता तो यहाँ पे आप लोग वोल्ट बटे एम्पियर को सही निशान मारते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी को तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लिए वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में
कई बार आ चुके हैं, ठीक है, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन। एक प्रोटॉन पर, ठीक है, वैद्युत आवेश की मात्रा होती है, यानी एक प्रोटॉन पे कितनी वैद्युत आवेश की मात्रा होती है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर जो होता है वो वैद्युत आवेश की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने, ठीक है, 1.6 के आगे यहाँ पे सिर्फ आप सभी को इस तरह से पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। इस तरह से ये सिंबल नहीं भी रहता है, फिर भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हो सिर्फ कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस नहीं लिखना है, 19 कूलाम लिखना है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आप सभी को बता दें, ये जो वैद्युत चैप्टर है, ठीक है, इसका हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अति लघु, ठीक है, लघु उत्तरी सब कुछ बता चुके हैं और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आप सभी को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से देख लीजिए और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्लास 10 साइंस के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना है, वहाँ पे आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो यहाँ पे देखिए आपको रटना नहीं है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को ये तैयार रखना है, यानी कि आपको इसे सूत्र से निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो Q है ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे I जो है वो धारा है, ठीक है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। T जो है वो सेकेंड है, यानी कि समय है, ठीक है, इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q यानी आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्पियर, और फिर इसके बाद इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू को हमने कहा बताया कि यहाँ पे क्यू को क्या कहेंगे, आवेश है। क्यू क्या है, आवेश है, जिसे चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आपको इस सूत्र से पता चल गया होगा जो यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है तीसरे का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी गारंटी जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा दिया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1 ठीक है 6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हाँ आप लोग इसके बाद जो हमने बताया कि वीडियो बता चुके हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को देखने के बाद तब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ऐसे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, यानी कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा वो 20 नंबर का आएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को, ठीक है, डेली आपको 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है और उसे याद करना है, तभी आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अपने 20 नंबर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है छठवां कि 5 प्रतिरोधों को, ठीक है, यानी प्रतिरोध कितने हैं, 5 है, ठीक है। 5 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, ठीक है, 1/5 ओम है। कितना दिया हुआ है, 1/5 ओम है। इनका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन राइट रहेगा। तो यहाँ पे 1/5 ओम, ठीक है, 10 ओम, 5 ओम और 1 ओम। तो यहाँ पे हम देखिए, जैसे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 5 प्रतिरोधों को, यानी कि जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। क्या हो जाएगा, जैसे RS का मतलब क्या हो जाएगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम।
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा N इंटू कैपिटल R। ठीक है, यन जो है ये किसका मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमने यन के जगह पर हम 5 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 1/5 ओम, तो यहाँ पे कैपिटल R का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा RS बराबर N के जगह पे 5 इंटू इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बाकी यहाँ पे RS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम। इस तरह से आप लोग सिंबल भी लिख सकते हो और यहाँ पे ओम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं ना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम अपने समय के एक टॉपर स्टूडेंट है। ठीक है, एज ए टॉपर स्टूडेंट, तो अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो वो गारंटी है कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन छपा रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं आप लोग जब पेपर देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी छपी हुई क्वेश्चन हमारी बताई हुई आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब में, ठीक है, तंतु होता है, यानी जो बिजली का बल्ब होता है उसमें उसका जो तंतु होता है यानी जिससे बिजली वर्ती प्रकाश होती है। ठीक है, अगर आप लोग बल्ब में ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का, ठीक है, यानी कि इस टाइप का आपको कुछ टंगस्टन दिखेंगे, यानी इस तरह से तंतु दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ये जो तंतु ये किस धातु का बना होता है, तो यहाँ पे जो बिजली के बल्ब में तंतु होता है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, यानी कि क्या पूछ रखा है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यहाँ पे किसका है, ऊर्जा का। ठीक है, एनर्जी का किलोवाट घंटा क्या होता है, राशि का मात्रक होता है। ठीक है, अगर आपको इम्पोर्टेंट मात्रक चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट फार्मूला तो हमने पहले ही बता चुका है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम क्लास 10th साइंस के, ठीक है, यानी कि जो इसके साइंस का, यानी जो आप सभी का साइंस है, ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा हो गया आप सभी का बायोलॉजी, और तीसरा हो गया फिजिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों यहाँ पे पार्ट दिए हुए, ठीक है, इसमें से हमने जो ये केमिस्ट्री वाली पार्ट है इसको पूरा करा चुका है, यानी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी है, तो इसके हमने यानी पूरा एक पार्ट में कई पार्ट दिए हुए जिसको हमने पूरा करा चुका है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात आती है फिजिक्स का, ठीक है, इसमें हमने जो वैद्युत चैप्टर है इसके पीछे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ पढ़ा चुके हैं। और आता है वैद्युत चैप्टर, तो यहाँ पे हमने वैद्युत चैप्टर के सब कुछ बता चुके हैं, और आज हम आप सभी को लास्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए, सबसे ज्यादा तेजी से हमारे चैनल से पढ़ाई जा रही है, और जो लेट से पढ़ा रहा है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, और आते आते आपकी पूरी चैप्टर पूरी नहीं हो पाएगी और आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अधूरी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती, और आप लोग कभी भी 95% नहीं ला पाएंगे अधूरी पढ़ाई पढ़कर। इसलिए देखिए जल्दी तेजी से आप लोग पढ़िए और हार्ड वर्क कीजिए, और इस समय आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है। ठीक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, यानी जो वैद्युत शक्ति है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे वाट, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी जो विद्युत धारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको किससे मापते हैं, यानी नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे ऊर्जा मीटर। इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर। इस वीडियो में, ठीक है, जीव प्रक्रम का चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी कि जीव प्रक्रम से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जीव प्रक्रम है इसमें देखिए 3 पार्ट है। ठीक है, पहला है पोषण, और दूसरा श्वसन, और तीसरा है परिवहन। ठीक है, तो मैंने पोषण
के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता चुका है। और इस वीडियो में हम आप सभी को जैव प्रक्रम का श्वसन जो पॉइंट है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो ये रहा जैव प्रक्रम। और इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि आपके जो साइंस के 3 पार्ट हैं, ठीक है, इसमें से मैंने जो ये केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है, ठीक है, इसको पूरा करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड है, जल्दी से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी, तो ये तो अभी हम शुरुआत किए हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पार्ट है आपके साइंस का फिजिक्स, जो कि भौतिक विज्ञान है। इसमें आप सभी के हम 4 पार्ट को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन सभी 60 और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी 100% गारंटी की पक्का आएगा। तो यहाँ पे देखिए श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है, ठीक है, यानी किस अंग में होती है। तो यहाँ पे देखिए जो श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, वो कोशिका द्रव में होती है और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला कोशिका द्रव हो जाएगा। तो आप लोग इन दोनों को तैयार कर लो, ठीक है, यानी श्वसन क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। और जो ये जीव प्रक्रम चैप्टर है इससे आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जीव प्रक्रम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं तैयार करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन यानी अधिक से अधिक इसी चैप्टर से आते हैं और आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन वह क्रिया है, ठीक है, श्वसन जो है वो वह क्रिया है जिसमें कोशिका में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जैसा कि हमने आप सभी को अभी कल ही जो चैप्टर पढ़ाए थे जीव प्रक्रम, उसमें मैंने पूरे रिएक्शन को बताया है और किस तरह से उसमें श्वसन की क्रिया होती है, कैसे रिएक्शन होता है, सब कुछ बताया। अगर नहीं देखो तो आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम आप सभी को एक रिएक्शन बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र बताते हैं, C6H12O6 हो, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6O2 और यहाँ पे तीर की निशान और यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये रहा ग्लूकोज का सूत्र, किसका है, ग्लूकोज, ठीक है, इसे ग्लूकोज भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीकरण होने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 673 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा उत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी हम क्वेश्चन बताएं आप लोग किसी भी बोर्ड एग्जाम के किसी भी साल के पेपर को उठाकर देखोगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए रहेंगे, ठीक है, यानी इतनी गारंटी लेते हैं हम क्वेश्चनों का। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सी आपको इस तरह से लिखना है, ऑक्सी श्वसन और इधर अनॉक्सी श्वसन। तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले ऑक्सी श्वसन और यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सी श्वसन आप सभी को बताएंगे, इसकी परिभाषा की ऑक्सी श्वसन पहले होता क्या है आप लोग ये जानोगे, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन में देखेंगे कि यह वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। और यहाँ पे जो अनॉक्सी श्वसन है, ठीक है, ठीक इसके अपोजिट होगा, यानी इसमें O2 की उपस्थिति में, यानी इसमें जैसे O2 यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन, यानी इसमें O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है, अर्थात ये क्या होता है, O2 के
अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, इसी को अनॉक्सी शोषण कहते हैं। और जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये पता हो गया होगा। अगर आपको परिभाषा पता हो जाएगा ना, तो आप लोग बहुत ही सरल तरीके से इन दोनों में अंतर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो ऑक्सी शोषण है इसमें O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि इसकी उपस्थिति होती है। और यहाँ पे देखिए जो अनॉक्सी शोषण है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अंतर क्या है। ठीक है, ऑक्सी शोषण में सबसे पहले तो यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है, यानी जो ऑक्सी शोषण है, ठीक है, ये क्या है, उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अनॉक्सी शोषण में क्या होगा कि यह प्रोकैरियोटिक, ठीक है, सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट तथा कवक में मिलता है, जो अनॉक्सी शोषण होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होता है, यानी जो ऑक्सी शोषण है इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। और इसमें क्या होता है, यानी अनऑक्सी में क्या होता है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। सिर्फ आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, क्या कि कम होती है, ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तो ये रहे, आपको कम से कम 4 अंतर लिखना है, तभी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए, ठीक है, या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे श्वसन हेडिंग डालना है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप सभी को श्वासोच्छ्वास हेडिंग डालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम श्वसन देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे श्वासोच्छ्वास, ठीक है, दोनों में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्वसन देखेंगे तो श्वसन एक अपचायी क्रिया है, ठीक है, जो श्वसन है वो क्या है, एक अपचायी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसा कि जो आपका श्वसन की परिभाषा था, आपको अंतर में सबसे पहले श्वसन का परिभाषा ही लिख देना, यानी आप लोग अगर श्वसन की परिभाषा याद करेंगे तो आपको 2 लाभ मिलेंगे। ठीक है, पहला कि आप लोग श्वसन की परिभाषा आता है एग्जाम में, उसे लिख देंगे। दूसरा अंतर आता है तो उसमें भी आपको अगर श्वसन की परिभाषा याद रहेगा तो उसे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो ये क्या है कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, ठीक है, यानी O2 ऑक्सीजन का अंतःग्रहण करता है, यानी O2 को क्या करता है, अंतःग्रहण करता है, यानी अपने अंदर ले जाता है, करता है। और CO2 बहिक्षेपण करता है, यानी ऑक्सीजन अंदर ले जाता है, यानी श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है फेफड़ों में होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये O2 यानी ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और उसके बाद फेफड़ों में से यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, ये श्वासोच्छ्वास का कार्य है और इसी को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें अंतर क्या है कि इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइटोकांड्रिया होती है। ठीक है, यानी इस क्रिया में क्या होता है, मुख्य श्वसनांग माइटोकांड्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, यानी कि श्वासोच्छ्वास में कि श्वसनांग फेफड़े में होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अंतर है कि यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, यानी श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया कोशिका के बाहर होती है। ठीक है, तो आप सभी को इन दोनों को तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी गारंटी है पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ हीमोग्लोबिन क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। पे देखिए हीमोग्लोबिन यानी क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है क्योंकि ये ब्लड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी अब कहाँ पाए जाते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, यानी कमी के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए यानी हीमोग्लोबिन के कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी खून क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस कारण आप सभी को अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाकर रखना है। ठीक है, नहीं तो खून की कमी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो क्या करता है कि फेफड़ों या गीलों से शरीर के शेष भाग यानी ऊतक को ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है कि हमारे बॉडीज में क्या करता है, ये ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को क्या करता है कि फेफड़ों से ले जा करके, ठीक है, पूरे शरीर यानी पूरे शरीर के भाग में यानी ऊतक में क्या करता है, परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, जहां वो कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हीमोग्लोबिन क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।